नमस्कार। चलिए आज कुछ ऐसे बुनियादी सवालों पर बात करते हैं जो असल में भारत की पहचान बनाते हैं, इसके इतिहास से लेकर इसके प्रतीकों तक और दुनिया में इसकी जगह तक। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो किसी भी देश की पहचान बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ बॉर्डर या सरकारें होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जुड़ी होती है हमारे साझे इतिहास से, हमारे कल्चरल सिंबल से और उन सपनों से जो हम सब मिलकर देखते हैं। इस पड़ताल में हम भारत की पहचान को बनाने वाले कुछ अहम धागों को खोलकर देखेंगे। अच्छा, तो हर देश की एक नींव होती है ना, एक बुनियाद। भारत के लिए ये बुनियाद बनी है उन बड़े बड़े पॉलिटिकल फैसलों और ऐतिहासिक घटनाओं से जिन्होंने इसकी तकदीर को एक नया मोड़ दिया है। आइए इनमें से कुछ आधारशिलाओं पर जरा करीब से नजर डालते हैं। भारत की आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, एक ऐसी रूपरेखा की जो देश के भविष्य को रास्ता दिखाए। और ये एक ऐसे दस्तावेज के रूप में सामने आया जो आज भी हमारे देश को गाइड करता है। तो क्या पता है कि भारत का ये महान संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ था? हाँ, तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950। और देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत सही मायनों में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और इसी ऐतिहासिक दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। हर देश का, आप कह सकते हैं, एक दिल होता है, एक ऐसा सेंटर जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, जहां से देश की धड़कनें महसूस होती हैं। तो भारत के लिए वो शहर कौन सा है? जी हां, नई दिल्ली। और ये सिर्फ एक राजधानी नहीं है, ये भारत की शक्ति का केंद्र है। यहीं पर संसद है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है। एक ऐसा शहर जहां इतिहास और आज का जमाना दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। देखिए, कोई भी देश सिर्फ कानूनों या शहरों से नहीं बनता, वो बनता है उन महान लोगों से भी जो उसे प्रेरणा देते हैं। भारत में एक शख्सियत को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, एक ऐसी उपाधि जो उनके जबरदस्त योगदान को दिखाती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी। उनके अहिंसा और सत्याग्रह के फलसफे ने सिर्फ भारत को आज़ादी ही नहीं दिलाई, बल्कि पूरे दुनिया में सिविल राइट्स मूवमेंट्स के लिए एक प्रेरणा का काम किया। और इसीलिए तो उन्हें हम सब सम्मान से राष्ट्रपिता या प्यार से बापू कहते हैं। नारे जो होते हैं ना, वो अक्सर किसी देश की आत्मा को आवाज देते हैं। और यह खास नारा भारत के दो सबसे मजबूत स्तंभों को सलाम करता है। एक हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक और दूसरे पूरे देश का पेट भरने वाले किसान। तो क्या आपको पता है कि यह दमदार नारा किसने दिया था? यह नारा था जय जवान जय किसान। और इसे दिया था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान यह नारा देश को आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के लिए एक साथ लाने का एक जबरदस्त कॉल था। और इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो ये तो हो गई देश की नींव की बात। लेकिन किसी भी देश की पहचान सिर्फ इससे नहीं बनती। पहचान बसती है उसके प्रतीकों में, उसके सिंबल्स में। वो तस्वीरें, वो आइडियाज जो उसकी संस्कृति, उसकी प्रकृति को दिखाते हैं। तो चलिए भारत के कुछ ऐसी मशहूर प्रतीकों को जानते हैं। तो पहला प्रतीक आता है प्रकृति की दुनिया से। एक ऐसा जानवर जो ताकत, खूबसूरती और जंगल की बेखौफ आत्मा का प्रतीक है। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? एकदम सही, राजसी बाघ। और ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये भारत की रिच बायोडाइवर्सिटी और उसे बचाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उसका एक जीता जागता प्रतीक है। अच्छा, जानवरों से अब पक्षियों की तरफ चलते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो अपने शानदार रंगों और खूबसूरत डांस के लिए जाना जाता है, जो एक तरह से हमारे देश की कला और संस्कृति का ही आईना है। भारतीय मोर, इसके इंद्रधनुषी पंख और वो मनमोहक डांस, ये सुंदरता और आनंद का प्रतीक है। और हमारी पौराणिक कथाओं और कला में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। खेल वो चीज़ है जो देशों को एक साथ लाती है। अब जब हम भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम जहन में क्रिकेट का ही आता है ना? लेकिन क्या ये सच में हमारा राष्ट्रीय खेल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अक्सर बहस छिड़ जाती है। देखिए, क्रिकेट एक जुनून है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच तो यह है कि भारत सरकार ने ऑफिशियली किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया है। हाँ, पारंपरिक रूप से हॉकी को ये जगह दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका एक सुनहरा इतिहास रहा है और ओलंपिक में इसकी शानदार कामयाबियों ने देश को बहुत गर्व महसूस कराया है। तो हमने देश की नींव और उसके प्रतीकों की बात कर ली।
अब चलिए थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसके अंदर तक सीमित नहीं रहती, वो बनती है दुनिया के साथ उसके रिश्ते से, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से और साइंस में उसके योगदान से। शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्मारक से जो भारत की पहचान बन चुका है, प्यार और आर्किटेक्चर का एक ऐसा करिश्मा जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। पर यह है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर है। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और आज ये सफ़ेद संगमरमर का मकबरा हमेशा के लिए अमर प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। तो भारत से निकलकर अब हम अपने पूरे प्लैनेट को देखते हैं। हमारी धरती का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन पानी के इन बड़े बड़े स्रोतों में, मतलब महासागरों में, सबसे बड़ा कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। ये इतना विशाल है कि अगर आप दुनिया के सारे महाद्वीपों को एक साथ मिला दें तो भी ये उनसे बड़ा है। दुनिया का आधे से ज्यादा खुला पानी इसी में समाया हुआ है। और अब धरती से निकलकर चलिए आसमान की तरफ, ब्रह्मांड की ओर देखते हैं। हमारे ग्रह का एक परमानेंट साथी है, एक ऐसा खगोलीय पिंड जो समंदर में ज्वार भाटा लाता है और सदियों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। हाँ, ये चांद ही तो है, पृथ्वी का इकलौता कुदरती उपग्रह और रात के आसमान में सबसे चमकीली चीज। ये हमेशा से खोज और जिज्ञासा का एक बड़ा स्रोत रहा है, जो हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो आज हमने भारत और दुनिया के बारे में कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों को बस छुआ है, लेकिन हर जवाब, जैसा कि होता है, एक नया सवाल खड़ा करता है। देखिए, ज्ञान एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए, सवाल पूछते रहिए और खोजना कभी बंद मत कीजिए। सोचिए, आपका अगला सवाल क्या होगा?